कि आप मैडम का हाथ पकड़ने के लिए बोल रहे हो। अरे मैं आपको चांद दिखा रहा हूँ, आप चांद को ना देख के हमारे हाथ को क्यों देख रहे हो? मेरा उद्देश्य किसी का हाथ पकड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को छेड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है। मैं तो खुद दुखी हूँ भैया, मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मैं क्यों किसी को दुख दूंगा? मैं क्यों ऐसे तमाम पीड़ित इस देश में हैं, लेकिन जो इनकी कहानी है वो गजब की है। ये अकेले हैं उस परिवार के जिस परिवार में अब कोई नहीं है, अकेले अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कम से कम मुझे अब इस देश में जिंदा तो करो, कम से कम हम शाम को रात को जो है मनकनिका घाट जहाँ मुर्दा जलते हैं वहाँ पे रहते हैं, वही कफन ओढ़ के सोए रहते हैं। आधा पब्लिक तो यही जानती है कि डेड बॉडी। भैया यूपी में का बा है? हाँ। तो यूपी में देखा है बा, यूपी में मुर्दा जिंदा बा है। और का बा है? बात कर रहा हूँ और बात करके मुझे यह समझ में आ रहा है कि यहाँ कानून का राज अगर कह रहा है ना तो वो घंटा मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है, कोई कानून का राज नहीं है। पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। उनको मालूम नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी जो है कि हमारे बारे में कमेंट करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। वर्ल्ड फेमस इंडिया में जितना ना वो है साहब, उससे विदेश में यही कहेंगे भैया मैं कौन हूँ, कंकाल या हूँ इंसान। इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूं, मेरा भारत देश मान कि आपका भारत देश मान। तो ऐसे ही हमको अनानाक जेल भेज दे रहे हो। 100 बार मायने रखते हैं भैया, एक भी शरीर का पार्ट हमारा सही नहीं है। कितना मारे हैं मुझे, कितना ठोके हैं लोग, फिर भी मैं जिंदा हूँ। लाठी भी चलाते हैं। और क्या, मेरा मार खाए पुलिस पकड़ेगी तो आपको ऐसे आरती उतारेगी? कितना ठोके हैं मुझे, लेकिन बस भगवान का दया है कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी को हम लगातार ये बात मैं कहता हूं कि जो वाराणसी है ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इस वाराणसी में क्या क्या हो रहा है लगातार वाराणसी की खबरें हम आपके बीच में भेज रहे हैं। और इसलिए भेज रहे हैं कि पूरे देश भर में ढिढोरा है। जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आने से पहले जब प्रचार अपना शुरू किया था तो हर एक गली में, हर एक चौराहे और हर एक नुक्कड़ पे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार या मोदी सरकार। इस तरह के बड़े बड़े दावे और नारे थे और इन नारों को देख करके पूरा का पूरा जो देश था उसको समझ में आया कि कहीं ना कहीं अगर गुंडा राज से मुक्ति पाना है, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है तो मोदी जी को किसी भी हाल में इस देश में लाना है। और पूरे देश की जनता ने मिल करके ऐसा किया भी। और देश के प्रधानमंत्री यहीं आते हैं बनारस में और बनारस से आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। और बनारस से लड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ से पूरे पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश को साधना था। ये आध्यात्मिक नगरी कही जाती है जिस पर नज़र पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की होती है, वो बनारस वो जगह है। आज इस बनारस की एक कहानी आपके बीच में लेकर के आए हैं। आज मुलाकात कराएंगे क्योंकि यहाँ घाटों से भी बहुत ज़्यादा, शमशान घाटों से भी ये बनारस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसी शमशान घाट से एक मुर्दा उठ कर के आ गया जो घूम घूम करके लोगों के बीच जा रहा है और लोग आश्चर्यचकित हो रहा है कि वो व्यक्ति मरा हुआ है और जिंदा होने का दावा कर रहा है। और उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उस मुर्दे से मिलवाऊंगा और उस मुर्दे से बात करके दिखाऊंगा कि आखिर क्या कहानी है उसकी कि वो शमशान घाट से उठ करके वो मुर्दा आकर के बीच में बोला कि नहीं मैं जिंदा हूँ। उसकी 13वीं हो गई थी, लोग उसका भोज खाए। 13वीं का भोज खाने के बाद वो व्यक्ति जब गांव में पहुंचा तो उसको देख करके लोग डर गए कि वो भूत है, प्रेत है, ये कहाँ कैसे यहाँ पर आ गया। आज उस व्यक्ति से मैं मिलाऊंगा, आप डरिएगा मत, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से निडर होकर के उस व्यक्ति से बात कराने के लिए उस मुर्दे से। मुर्दा अपना कलश, अपना सुराही, अपनी अस्थि लेकर के अपने कंधे पर घूमता, वो मुर्दे को हम दिखा रहे हैं। आप आइए हमारे बीच में, देखिए ये मुर्दा है लेकिन ये हिल सकते हैं, डोल सकते हैं। और देखिए इनके कंधे पर वही मटका है जिस मटके को लेकर के दिखा रहे हैं कि हमारा अस्थि कलश है। ये देखिए इनके जो है गले में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ। बहुत सारी चीज़ें। ये मुर्दा देखिए कपड़ा भी पहनता है, पैरों में चप्पल भी पहनता है, ये जो है सर पे इनके टोपी भी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पहले बोलेंगे तब ऐसा न हो कि हम आपको दिखा रहे हैं लोग सोचे कि मुर्दा है, हम बैठा करके अकड़ी हुई शरीर को बैठा करके आपसे बात कर रहे हैं। तो कुछ बोलिए तब समझ में लोगों को आए कि मुर्दा है कि जिंदा है। जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। और ये भारत देश है, यहाँ मुर्दे बोलते भी हैं
और मुर्दे जो है कि संघर्ष भी करते हैं, मुर्दे जो है कि चुनाव भी लड़ते हैं, मुर्दे जो है कि धरना भी देते हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगते हैं। अच्छा, कब से आप कब मरे थे, आप कब मर गए आप, मतलब कितना साल पहले? ये साहब 1988 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। हमारे पिताजी आर्मी में थे, स्वर्गीय राम मूरत सिंह फौजी। अच्छा, आर्मी में थे? जी, और फौजी का मैं बेटा हूँ। और 1988 में जब उनका देहांत हुआ तो ऑल प्रॉपर्टी जो है वरासत हमारे और हमारे माताजी के नाम से, स्वर्गीय मीना मूरत सिंह और विधवा मीना सिंह और पुत्र हमारा नाबालिग तौर पे दर्ज हो गया था। 1988 से नाम चलते आया और 2000 में फिल्म आँच फिल्म की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर साहब आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, लेके चले गए बॉम्बे। और बॉम्बे चले गए, उसके बाद जो है कि 2-3 साल हम नहीं आए। उतने में हमारे चचेरे ताऊ काका भाई अजय सिंह, नारायण सिंह, चेतनारायण सिंह, दुर्गा सिंह, सुरेश पहरी, संजू देवी, निरकल्लू हरिजन, लाल मोहन मला, काफ़ी लोग मिलके जो है साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा लगाते हैं। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लेते हैं और दूसरे को बेच भी देते हैं। और तब से लेके अब तक हमें साफ साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगा। और 100 बार हमारी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पुलिस जो है 100 बार हमको जेल भी भेज चुकी है, उसके बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम धरने पे हैं, आज 20 साल मरे हो गया, और हमको जो है कि 7वां दिन यहाँ धरना देते हो गया। 10-12 साल दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिए। अच्छा, ये कह रहे थे कि जब आप जिंदा थे आपको मृतक घोषित किया गया तो 13 दिन के बाद 13वीं हुई होगी, खूब 13 दिन के बाद 13वीं हो। इस बीच किसी से आपका कोई संपर्क नहीं, गांव के लोगों से संपर्क नहीं रहा होगा, पट्टीदारी के लोग जानते रहे होंगे, उसी का फायदा उठा लिए होंगे कि गांव के लोगों को से कोई संपर्क था कि नहीं उस समय? गांव के लोगों को तो उन लोगों ने पार्टी बोल के खिला दिया। अच्छा। बाद में जो है कि गांव के लोगों ने ही को जब पता लगा कि भैया 13वीं हमारी थी, उसका जो है कि खिलाए, तो कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया। हम नाना पाटेकर साहब के यहाँ थे, तो आनन फानन में हम भाग दौड़ करके आए, और उसके बाद पता लगा कि भैया 13वीं हो गई है। तो हमको भी जैसे गांव के लोग काफ़ी देख के करण अर्जुन फिल्म की तरह आश्चर्य हो जाए, बोले आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। अरे हम कहे भैया जिंदा तो थे ही, हम मरे कब हैं? तो बोले कि नहीं, आपकी 13वीं हो चुकी है, पूरी खा चुके हैं हम। हमको भी चिंता हुआ, टेंशन हुआ भैया। थाने पे गए तो एसओ साहब का कहना था कि देखो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 1000-2000 के लिए खून खराबा हो जाता है, आप इतने बड़े फिल्म स्टार के यहाँ कार्यरत हो, आप जाके जो है कि वहाँ काम धंधा करो, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा। अच्छा, कितनी जमीनें थी जिस जमीनों को इन भूमाफियाओं ने बड़ा मतलब साजिश के तहत हड़प लिया? 12.5 एकड़ साहब। अच्छा, 12.5 एकड़ जमीन? जी जी। और 12.5 एकड़ जमीन थी आपकी, और आप जाते हैं एसओ साहब के यहाँ, तो एसओ साहब कहते हैं कि नहीं भाई ये उत्तर प्रदेश, आप जाओ, जाकर काम करो, छोड़ो, 10-20 रुपए के लिए मर्डर हो जाए। हाँ, और अगर ज़्यादा अगर वो है तो जाओ कोर्ट में, अपना कोर्ट से लड़ो, करो अपना। अब कोर्ट में लड़ने के लिए साहब वकील साहब को हमने रखा 1500 रुपये महीने पे, बोले 2-3 पेशी में आपको जिंदा करवा देंगे, बोल के 3 साल हमारा खा गए। 1500 रुपये महीने के हिसाब से अब बताइए, मैं बर्तन मांज के वहाँ कुकिंग करके कहाँ से इतना पैसा उनको देता। सो उन्होंने 3 साल लड़ने के बाद फिर बोले कि ऐसा है कि एक साथ 40,000 रुपये दो, हाई कोर्ट में चल के करते हैं। तो हम कहे साहब हमारे पास एक साथ 40,000 रुपये नहीं है, हम कहाँ पाएंगे 40,000 रुपये की दे आपको। तो बोले केस छोड़ दूंगा, तो बोले छोड़ दो, तो छोड़ दिए वो। फिर 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरना रस्त हो गए। 10-12 साल वहाँ धरना दिए, लखनऊ में 2 साल दिए, यहाँ पे धरना दिए। आज भी धरने पे, यहाँ 7वां दिन है, लेकिन आज 7 दिन यहाँ बैठे हो गया, और इतने सालों से धरना दे रहे हैं। कोई अधिकारी गढ़ आके हमारा सूद नहीं लिया, कोई पूछा नहीं। और ऐसे अभी गिरफ्तार करना हो, VIP मूवमेंट होगा, तुरंत आएंगे और पकड़ेंगे, भेज देंगे जेल। अच्छा, कितनी बार गिरफ्तार भी आप हो चुके हैं ये सब करके? 100 बार। 100 बार गिरफ्तार जी, हुए? 100वां बार। अच्छा, 100 बार गिरफ्तार हुए। एक मुर्दे को ले जाकर के पुलिस वालों ने बंद किया, और मुर्दे का कोई सर्टिफिकेट बनाया कि नहीं आप जो है भाई, अब तो तब तो जिंदा हो गए होंगे जब आपको ये सब लिपा पोती करते हैं साहब। अब 100 बार का हमको रिकॉर्ड देंगे ये लोग, अभी मांगे RTI लगाएंगे तब इनका खुलासा होगा। हाँ, और लिखा पढ़ी में ये लोग थोड़ी करते हैं, ये लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं ना, ये लोग जानते हैं कि अभी ये मुर्दा है, बाहर निकलेगा तो तांडव करेगा, पेपर मांगेगा, तो ये लोग
लेखा जोखा में थोड़ी करते हैं, हवा हवाई में नजर बंद कर देते हैं। मतलब मरे तो पहले ही है, मरे को और मार देते हैं। अब अपने अपने में अपने ही जज बन जाएंगे, अपने ही कलेक्टर बन जाएंगे, अपने ही सब हो करके जब वीआईपी मूवमेंट खत्म होगा तो हमको छोड़ देते हैं। अच्छा, जब 88 की बात कर रहे हैं तो उस समय तो गुंडों का राज था, गुंडा राज था उस वक्त। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है ये, तो अब कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं भैया यूपी में का बा है, तो यूपी में देखा यह बा, यूपी में मुर्दा जिंदा बा और का बा है। हमारी तरह ऐसे अकेले हमने हजारों लाखों मुर्दा जिंदा है। हाँ, बोले कि ऊंची दुकान फीका पकवान, हाँ, खद्दड़ की लंगोटी चांदी का पीक दान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूं, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान। करनी और कथनी में अंतर होता है साहब। और सिर्फ स्टेशन का नाम बदल देना, स्टेशन का फलाने स्टेशन से फलाना स्टेशन कर देना, लेकिन मुर्दों का नाम बदलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, कि मुर्दे जो घूम रहे हैं उनको एहसास नहीं है। लेकिन जब ये मुर्दे जब समझ लीजिए भैया कि आखिरी मरता क्या न करता, जब मरे ही है तो आप आज आपके इसमें बाइट दे रहा हो, हमारा भी भैया मनोबल छीण हो रहा है। हम भी 20 साल बहुत समय होता है, 20 साल में जो है कि कोई भी इनके कान पे जू नहीं रहेगा, जाए तो जाए, कहाँ करे तो क्या करे। अच्छा, 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, 20 साल से आप मृतक हैं, और उम्र कितनी होगी लगभग आप? 40 साल। 40 साल मतलब आधी उम्र खत्म हो गई आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते कि मैं जिंदा हूँ। शादी वादी हुई है? शादी भैया ऐसा था कि एक हमारी मतलब मित्र थी और महाराष्ट्रियन थी, तो उनसे हमारा थोड़ा लव अफेयर चल रहा था। लेकिन ये मुर्दा जिंदा के चक्कर में हमने उनको भी खो दिया। उनका कहना था भाई मुर्दे आदमी से कौन शादी करेगा, मैं अपनी जिंदगी खराब करेगा मुर्दा से। हाँ, शो उन्होंने भी छोड़ दिया। अच्छा। बोले कि साहब अगर मैं पुलिस से कहता हूँ कि मैं मर रहा हूँ तो बोले कि कहीं और जाके मरो। हाँ। अच्छा। और फोन करते हैं अधिकारी को तो बोले साहब मैं धरने पे मर रहा हूँ, मेरा सूद वूद लोगे? तो बोले यहाँ क्यों मर रहे हो, कहीं और जाके मरो। अच्छा, अधिकारी बोलते हैं? हाँ, तो बोले कि यहाँ क्यों मरोगे भाई, कहीं और मरो। अब वैसे भी आप मरे तो पहले ही हो, कैसे मरोगे, डूब के मरोगे कि जल के मरोगे, वैसा बताओ तो हम फोर्स वैसी खड़ा करें। मतलब मरे हुए आदमी का भी ये लोग मजा लेते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं। बताइए, जब ऐसे उच्च अधिकारी इस तरह का संवाद करेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा, उसका मनोबल क्या होगा। अधिकारी को जब फोन करते हैं तो शुरू में क्या बोलते हैं अधिकारी को? सादर प्रणाम कहते हैं, साहब मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह बोल रहे हैं। बोले क्या बोले, फिर से बोलो। बोले साहब मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह बोल रहे हैं। बोले मैं मुर्दा बोल रहा हूँ, रख दो फोन। अच्छा, अधिकारी बोलते हैं? अधिकारी बोल के रख देंगे। मतलब अगर आप जिंदा, मतलब उनके कहने का मतलब आप जिंदा हो तो हम मुर्दा हैं क्या? हाँ, क्षमा करिएगा, इनकी बातों पर हंसी आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस बात को। एक बात हम ये कहना चाहते थे कि जो इनकी लड़ाई है वो लगातार 20 वर्षों से लड़ रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि इनकी 12 एकड़ की भूमि, सोचिए कि 12 एकड़ की भूमि बड़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। और ये बनारस में 12 एकड़ की भूमि इनके जो पटीदारों ने साजिश के तहत इनको मुर्दा घोषित करके, इनकी 13वीं करके सारी ज़मीनों को हड़प लिया। उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस पर जो है कानून है, कानूनी व्यवस्था है। और यहाँ जो है मैं पहले भी बोला, यहाँ कानून का राज का दावा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है और भू माफियाओं से लेकर के चोर उचक्कों तक, गुंडों बदमाशों पर धड़ाधड़ बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति 20 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मान लेता हूं कि ये जब लड़ाई इनकी शुरू हुई थी तो उस वक्त के जो शासन हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, उन्हें गुंडा राज कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जब ये सरकार आई, जो कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार आई, और लगातार ये व्यक्ति सोचिए कि 20 वर्षों से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले हैं। मोदी जी एक बार आंख खोल करके देखिएगा कि बनारस का क्या हाल है। बनारस को खूब आपने चमकाया, और बड़े बड़े नेताओं का नाम गिना दूं तो फिसड्डी साबित होंगे बनारस में। उन्होंने अपने जनपद में भी बहुत सारे लोगों ने काम किया था। लेकिन बनारस से चुन के जाने के बाद, जब आप बनारस से चुनाव लड़े थे, जब चुन के गए तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, और वो उम्मीद शायद इनको भी रही होगी। संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं, इनको भी बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी कि हो सकता है कि मोदी जी आ गए, योगी जी हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी यहाँ ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, मैं बाइट कर रहा हूँ, पता नहीं कब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ भी नहीं। ये खुद देखिए, अब वो जर्सी पहन करके बैठे हुए जो कैदी पहनता है,
100 बार जेल गया, 56 नंबर की जर्सी पहन करके बैठे हुए हैं। और मैं एक बात कह सकता हूं कि ये व्यक्ति केवल जिंदा नहीं है बल्कि काबिल भी हैं, लड़ाकू हैं, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं जो लगातार 20 वर्षों से लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के। बताइए, जिसकी ज़मीन छीन गई, माता पिता मर गए, इनके पिताजी फोर्स में थे, जिनसे इनकी शादी होने वाली थी, जिससे ये प्यार करते तो वो भी छोड़ करके चली गई। लेकिन लगातार 20 वर्षों से जो व्यक्ति अपने उस समस्या को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के समाज से लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक लड़ रहा हो, वो कितना बड़ा दृढ़ संकल्पित होगा। आज मैं इनसे बात कर रहा हूं और बात करके मुझे यह समझ में आ रहा है कि यहाँ कानून का राज अगर कह रहा है ना, तो वो घंटा मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। कोई कानून का राज नहीं है। पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। शायद इस व्यक्ति की बात सुनी गई होती तो ये 20 वर्ष से ये व्यक्ति, सोचिए आधी उम्र खत्म हो गई, आधी उम्र बची हुई है और ये कह रहे हैं कि मैं टूट गया हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये और भी मजबूत होते जा रहा है। चुनाव ना भी लड़े हैं आप जी। आप हमारे संघर्ष को गूगल पे भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। प्रार्थी बन के जब हमारा ये लोग नहीं सुनते हैं साहब, तो प्रत्याशी बन के भी इनके लेवल टू लेवल फाइट करते हैं। बोले प्रार्थी बन के नहीं सुने तो प्रत्याशी बन के सुनो। अब ये मोदी के खिलाफ मुर्दा लड़ेगा चुनाव, तो क्या मोदी जी पेपर नहीं पढ़ते हैं? फोटो जीवी नहीं है मोदी जी, फोटो नहीं खिंचवाते हैं मीडिया में, उनका वो नहीं आता है। तो उनको आर्टिकल पेपर में बड़े बड़े अल जजीरा, BBC, गल्फ न्यूज, विदेश के मीडिया में चलता है, तो उनको मालूम नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी जो है कि हमारे बारे में कमेंट करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। वर्ल्ड फेमस, इंडिया में जितना ना वो है साहब, उससे विदेश में भी छपता है। उन्होंने भी कमेंट किया, क्या भारत मुर्दों का देश बनते जा रहा है क्या? बोले साहब पहले तो नहीं था भारत मुर्दों का देश, लेकिन अब RTI से खुलासा हुआ है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50,000 मुर्दे हैं, तो पूरे भारत में कितने होंगे? तो आप अब ये कह सकते हैं कि भारत मुर्दों का देश पहले नहीं था, अब मुर्दों का देश बनते जा रहा है। और जिस देश में मुर्दे जिंदा हों वो भारत देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? विश्वगुरु के लिए लोग फाइल लगाए हैं, तो हम यही कहेंगे भैया मैं कौन हूँ, कंकाल या हूँ इंसान, इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? तो ऐसे पल में जो है कि ये लोग ऐसे पल में विश्वगुरु का ये लोग कामना लेके चल रहे हैं। तो हमारी फाइल जो है कि यूनाइटेड नेशन में भी लगी है। एक बार जो है कि सुषमा स्वराज मैडम का तबीयत खराब था, हम एम्स अस्पताल में पहुंच गए उनको देखने, तो हमें दुख हुआ। बोले आपका नाम सुषमा है, हमारे पास माँ नहीं है, तो माता जी अगर आप बुरा न माने तो मैं जिंदा हूँ, आपकी किडनी खराब हो गई है, अगर कहे आप तो एक किडनी हम दे के आपको, आप भी जिंदा रहें, हमें भी जिंदा कर दीजिएगा। तो वो काफ़ी मामला सुर्खियों में रहा। सब न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, मुर्दा देगा गुर्दा करके पूरा हुआ। तो सुषमा मैडम ने फाइल लगवाया, विदेश तक पहुंची, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गई, फाइल भी ख़त्म हो गई। मतलब ये कह सकते हैं साहब कि ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं और मुर्दे आश्वासन पे जिंदा नहीं होंगे, उनको साक्षात चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। और प्रैक्टिकल साक्षात ये है कि ये लोग संविधान चला रहे हैं कि संविधान इनको चला रहा है। IAS PCS रैंक के अधिकारी, अगर मैं तख्ती लटका के घूमता हूँ, देखते हैं तो हंसते हैं, बोलते हैं ये क्या है? अरे बोले क्या है, मैं जिंदा हूँ, तो बोले आप जिंदा हो तो हम मुर्दा है क्या? ये इस बात का क्या मतलब? अरे भाई अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा करो, उसके ज़मीन में जाओ, जड़ में जाओ। आप जमीनी स्तर से जांच नहीं कर रहे हो, हाँ, और ऐसे ही हमको अनानाक जेल भेज दे रहे हो। 100 बार मायने रखते हैं भैया, एक भी शरीर का पार्ट हमारा सही नहीं है। कितना मारे हैं मुझे, कितना ठोके हैं लोग, फिर भी मैं जिंदा हूँ। लाठी भी चलाते हैं। और क्या, मैं मार खाए पुलिस पकड़ेगी तो आपको ऐसे आरती उतारेगी। कितना ठोके हैं मुझे, लेकिन बस भगवान का दया है कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ूंगा। अगर मारना है तो मुझे जान से मार डालो, मैं यही कहता हूँ। अपने नापाक कदम तभी आगे बढ़ाना जब रिश्वत नहीं ली हो, कोई गलत काम नहीं किया होगा, तब मुझे ठोकना। लेकिन ऐसे कौन है? 100 में से 80 बेईमान तो ऐसे ही हैं भैया। तो कौन
वो करेगा। लेकिन ये लोग अपनी जात बताते हैं, अपना बोलते हैं, मुर्दे पे भी लाठी चार्ज करते हैं ये लोग। हाँ, और अंदर ले जाके मुझे जेल में जो है झाड़ू पोछा बर्तन करवाए। अब हम यहाँ झाड़ू मारते हैं यहाँ सड़क पे तो कहते हैं कि ये शोभा नहीं देता है बाबू साहब। अरे काहे का बाबू साहब, राजपूत बोलते हो, राजपूत काहे का राजपूत। हाँ, अगर सारे देश के राजपूत अगर सुन रहे हो मेरी आवाज़ तो आओ आंदोलन पे उतरो। राजपूतों, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक राजपूत को इतना दुख, फौजी के बेटे को, और यहाँ झाड़ू मारता हूँ तो ये लोग कहते हैं यहाँ मत मारो झाड़ू। क्यों नहीं मारूँ भाई, जेल में 1 महीना हमसे आला नहायक झाड़ू पोछा बर्तन करवाए तब लाज नहीं लगा। अब बाहर झाड़ू पोछा कर रहा हूँ तो लाज लग रहा है, मैं झाड़ू मारूंगा। उस पर भी ये लोग कहते हैं ये झाड़ू सिंबल है केजरीवाल का। बताइए, अब झाड़ू मारने गए तो केजरीवाल जी को इन्वॉल्व कर दिए। केजरीवाल जी से क्या लेना देना। बोले अरविंद केजरीवाल जी आपको रेड एफएम पे बधाई देते हैं जन्मदिन का, तो बोले भाई वो सीएम है। तो बोले सीएम और किसी को तो बधाई नहीं देते, आपको कैसे दिए। तो बोले आई एम सेलिब्रिटी, मैं नेम फेम है, मेरा पूरा देश विदेश मुझे जानता है। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं जानेंगे, क्या ये योगी जी नहीं जान रहे, मोदी जी नहीं जान रहे, सब जान रहे हैं। लेकिन ये लोग चुप्पी साधे हैं। इन सब का सवाल का जवाब 2024 आ रहा है और कहते हैं मुर्दों की दुआ लो, बददुआ मत लो, और वरना ऐसा श्राप दे दूंगा कि अब 2024 में, अभी तो एक राज गया है, दूसरा राज जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये मुर्दे की श्राप है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे और बहुत ज़्यादा भावुक भी दिख रहे हैं, और इनकी बातों को सुन करके कहीं ना कहीं आपका भी रोम पूरी तरह से भरभरा जाएगा। वो ही हालत हमारी भी है। अब समझिए पेच कहाँ फंसा हुआ। इस भारत में मुर्दों को जिंदा करेगा कौन। प्रशासन के बस की बात नहीं है, सरकारें भी आएंगी चली जाएंगी, क्योंकि इनका जो संघर्ष है वो 20 वर्षों का है। अब हो सकता है कि मुर्दों को जीवित तो केवल भगवान कर सकते हैं, तो अब ये भगवान के यहाँ कैसे अर्जी लगाएंगे अब तो नहीं पता। ये कहा जाता है कि महादेव जी के, कभी महादेव जी के यहाँ गए, महादेव जी के नगरी में यह साहब दिन भर यहाँ रहते हैं, यहाँ धरने का करते हैं। हाँ, 10 से 5 का टाइमिंग है यहाँ। इसके बाद हटा देता है प्रशासन मुझे यहाँ से। वो भी कहते हैं परमिशन आपका नहीं है। तो हम कहे ओ साहब आप पढ़े लिखे हो, हम तो मान लो भाई कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन परमिशन जिंदा लोग लेते हैं, मुर्दे परमिशन नहीं लेते हैं। और हमको ज़्यादा मत सिखाइए, हम धरना पे बैठेंगे। हम पार्लियामेंट से, स्टेट से बड़ा थाना आपका है, मैं वहाँ 10-12 साल बैठ गया ऐसे धरने पे, तो अब हमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं परमिशन के नाम पे, लेकिन जेल भेजने के नाम पे ये लोग पीछे नहीं हटते, भेज देते हैं। तो ये स्थिति है भैया। और शाम को रात को जो है मनकनिका घाट जहाँ मुर्दा जलते हैं वहाँ पे रहते हैं, वही कफन ओढ़ के सोए रहते हैं। आधा पब्लिक तो यही जानती है कि डेड बॉडी ही है। तो कोई पास में आएगा ही नहीं। और खाना वाना बांटने के लिए या जो मुर्दा फूकने के लिए गए हैं तो वो लोग अगर कभी मान लो मैं कफन हटा के अगर बोल दिया कि भैया थोड़ा पानी पिला दो, तो कुछ घबरा के भाग जाते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं। बोले अरे यार यही जगह आपको सोने को मिली। हम कहे क्या करें भैया, सताया हुआ है। बोले आप कहाँ रहते हो। बोले साहब जो कहीं का नहीं रहता वो कहाँ रहता होगा सर मैडम बताइए। बोले हमारे हाथ में क्या है। मैडम क्या एसडीएम मैडम थी, उनके यहाँ गए, बोले मैडम हमको जिंदा कर दो। बोले हमारे हाथ में क्या है। बोले मैडम कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं, आप बोल रहे हो हमारे हाथ में क्या है। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो ऐसे हाथों का क्या काम, ये हाथ मुझे दे दो। तो बोले ठाकुर बनते हो। तो बोले ठाकुर तो मान लो भगवान ने ही बना दिया है। हाँ, पता लगा उन्होंने इतना उनका बोलने का मतलब और उनका इशारा पुलिस की तरफ, पुलिस आई धोखड़ मार के 4 थप्पड़ा मार के जेल भेज दी कि आप मैडम का हाथ पकड़ने के लिए बोल रहे हो। अरे मैं आपको चांद दिखा रहा हूँ, आप चांद को ना देख के हमारे हाथ को क्यों देख रहे हो। मेरा उद्देश्य किसी का हाथ पकड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को छेड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है। मैं तो खुद दुखी हूँ भैया, मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मैं क्यों किसी को दुख दूंगा, मैं क्यों किसी को वो करूँगा। लेकिन मेरे आंसू भी इन लोग को ना मजाक लगता है, मेरे दर्द को भी ना मतलब ये लोग हवा में समझते हैं। बोले यार कुछ दिन ऐसे ही रहोगे तो आपको पागल भी घोषित कर देगा ये प्रशासन, ये स्थिति है। चलिए देखिए, बहुत हम लंबी चर्चा कर रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा हो गई इनकी, और इनकी लंबी चर्चा के दौरान इस बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस देश के जो है तमाम हुक्मरान आए और चले गए, लेकिन ऐसे लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ। मैं पहले भी बोला और अब भी कह रहा हूं कि जो है किसी मुर्दे को जिंदा करना जो है अब तो लगता है कि इन सरकार और ये कानून वानून के हाथ में नहीं, ये जीते जागते एक मनुष्य है। सोचिए
और ये लेकिन फाइलों में, ये जो है कानून की फाइलों में मुर्दा हो गए हैं। इनकी ज़मीनों को इनके ही पट्टीदारों ने, इनके ही परिवार के लोगों ने अब पूरी तरह से हड़प लिया है। 20 वर्षों से लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई की मैं दाद इसलिए दे रहा हूँ कि कोई दूसरा होता तो शायद या तो कहीं जाके मर जाता या तो कोई गलत कदम उठा लेता, लेकिन ये अभी तक जिंदा हैं और जिंदा होने का प्रमाण लगातार इस देश के उन हुक्मरानों को दे रहे हैं। शायद वो खुदे मुर्दा हो गए हैं। वो मुर्दों को जो है ये लगातार इस बात को, अपनी बात को कह रहे हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ और जिंदा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस देश के तमाम लोग जो आज भी मुर्दा हैं उनको शायद अपनी आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे तमाम पीड़ित इस देश में हैं, लेकिन जो इनकी कहानी है वो गजब की है। ये अकेले हैं उस परिवार के जिस परिवार में अब कोई नहीं है। अकेले अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कम से कम मुझे अब इस देश में जिंदा तो करो, कम से कम हम जिंदा हो तो जिंदा हो करके हम दिखाएं तो अब हमारी जाकर के लड़ाई पूरी होगी। बस हम बनारस में दिखा रहे थे और फिर एक बार कह के जा रहे हैं कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां से मोदी जी ने बड़ा बड़ा दावा किया था। माँ गंगा ने तो बुलाया था, लेकिन आज भी उस माँ गंगा में बहते हुए उन तमाम मुर्दों को देखिए और देखने के बाद कम से कम अपनी आंखों को खोलिए। आंख जब खुलेगी तब ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।